नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। आज सीएम योगी ने इस मौके पर तमाम उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के राज में जिस तरीके से देश ने विकास किया है, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। लोगों तक हर एक निचले स्तर तक लाभ पहुंच पा रहा है। उन्होंने ये साथ ही साथ विपक्ष को भी घेरने का काम किया और उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में महज 1 एम्स बना था, श्रद्धेय अटल जी के कार्यकाल में 6 बने और मोदी कार्यकाल में 23 एम्स बन करके तैयार हैं। तमाम बातें की थी सीएम योगी ने आज इस मौके पर। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने सुना कि सीएम योगी किस तरीके से बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और तमाम ऐसी जगह है जहां पर भारत का डंका बज रहा है। दुनिया की बात की जाए, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए और आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो भी भारत कई स्थान ऊपर आया है और भारत ने एक नई पहचान पूरी दुनिया में बनाई है। निचले स्तर की बात हो या चाहे किसी की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, सभी मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने केंद्र का आभार जताया। साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत एक नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर आपको बताते हैं जो कि रायबरेली से है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाई बल्कि पूरी दुनिया में बताया कि भारत एक ऐसी शक्ति है कि अपने घर में रहकर ही अपने दुश्मन देश की छक्के छुड़ा सकता है, बल्कि उसको धूल चटा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का जो जवाब, जिसके तहत पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत ने अपने क्षेत्र में रहकर ही पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। अब उसी ऑपरेशन सिंदूर के एक जवान, एक जिसने वीरता का परिचय दिया था ऑपरेशन सिंदूर के, रायबरेली के उस सपूत को आज जिस तरीके से जब वो अपने घर वापस लौटा है तो किस तरीके से वहां के जो पुलिस प्रशासन है उसने उनका किस तरीके से स्वागत किया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस वक्त दिल छू ले रही हैं। वो सीधे रायबरेली से आ रही वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, इस गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, क्योंकि तमाम ऐसी बार देखा गया है कि सेना के जवानों के साथ पुलिस की बर्बरता सलूकी की चीजें आती हैं। तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन ये तस्वीरें एक अलग ही है। ये जो तस्वीर दिख रही है रायबरेली से, दिखा रही है कि जो पुलिस है वो हमारे सेना के जवानों का किस तरीके से हौसला अफजाई करती है जब वो एक ऑपरेशन के दौरान वहां पर अपने वीरता का परिचय है। खुद वहां पर जो क्षेत्राधिकारी हैं अमित सिंह, उन्होंने फूल माला से इस जवान का स्वागत किया है जो जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरा मैसेज देती है कि किस तरीके से सेना के जवान है, पुलिस के जवान है, तमाम जो ये हमारे जवान है जो हमारी सुरक्षा में तैनात है, वो हमारे लिए, अगर हमारे लिए तैनात है तो हम भी तत्परता के साथ उनके लिए हैं। और शायद यही कारण है कि जो रायबरेली पुलिस है, जो क्षेत्राधिकारी है अमित सिंह, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से वीरता का परिचय दिया था और फूलमाला से स्वागत किया है वहां पर इस माल भारती के लाल का। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो आज की खबरें उनके शहरों की बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, एक बड़ी दिल को सुकून पहुंचाने वाली तस्वीर रायबरेली से आई और किस तरीके से अमित सिंह जो कि क्षेत्राधिकारी है वहां पर उन्होंने फूलमाला के साथ स्वागत किया है जवान का जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि दिल को छू लेने वाली और हमारे दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर थी, और ये तस्वीर को हम ही नहीं पूरा भारत देश
नमन करता है। ऐसी तस्वीर अगर जब हमारे सामने या हम किसी भी न्यूज चैनल पे चलती है तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूले नहीं समाता। क्यों? क्योंकि ऐसे सपूत हमारे देश ने दिए हैं भारतीय सेना को कि जो कि हर जगह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही एक सपूत जो है रायबरेली से आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर और इनकी जो कोचिंग थी वो जम्मू कश्मीर में थी और उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये जख्मी भी हुए थे। इन्होंने हमारे साथ जब इनका ABC 24 के साथ जब इनकी बात हुई लगभग 3 से 4 मिनट, तो इन्होंने बताया कि मैं जख्मी भी था और जख्मी होने के साथ साथ मैं लड़ाई से पीछे, मैं मेरे सीनियर ऑर्डर दिए कि आप पीछे जाइए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उसे अपने आप को कंट्रोल किया और साथ ही साथ कई सारे ड्रोन को तबाह किया जो पाकिस्तान से इनके ऊपर आ रहे थे। इन्होंने कई सारे जो है ड्रोन तबाह किए। इनका नाम पूरा जो है भूपेंद्र वाजपेयी है, जो जगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज इनका वहां से गृह मंत्रालय से जो है गाइडलाइन आई थी रायबरेली पुलिस के लिए। तो रायबरेली पुलिस के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह जो कि यंग एक क्षेत्राधिकारी है और SHO राजेश सिंह पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ इनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया गया और इनको फूल मालाओं से सुशोभित किया गया और उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो मीडिया के साथ रूबरू भी की क्षेत्राधिकारी ने। और जो भूपेंद्र वाजपेयी है उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से शौर्य का और वीरता का परचम इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है दिया है। और ऐसे सपूत को, ऐसे जो है जो भारत देश के लाल है जो वीरता के परचम लहराते चले आ रहे हैं। और अभी से नहीं, चाहे वो 62 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो 99 हो, कोई भी नहीं हो, हर जगह हर समय पर हर समय इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो आर्मी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जो है दिया है जवाब और धूल चटाई है। और आने वाले समय में भी इनका कहना था कि अगर ऐसे जैसा मोदी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। जब वो लास्ट टाइम कानपुर उनका दौरा था तो उन्होंने कहा और शुभम के परिवार से मिलकर के भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जब देश का जो शासक होता है अगर वो इस तरीके का आदेश देता है और इस तरीके के मनोबल बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे सैनिकों का मनोबल और बढ़ता है और आगे चल के हम इस पे जो है काम भी करते हैं। और जिस तरीके से इसने काम इन भाई साहब ने जो है काम किया है और जो सराहनीय जो है इनका एक योगदान रहा, जख्मी होने के बाद भी पीछे नहीं हटे और आने वाले समय में उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर और रायबरेली के लिए एक गौरव का पल है कि रायबरेली के सपूत ने जो है वहां सीमा पर जाकर के इस तरीके का परचम लहराया है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, गौरव का पल सभी रायबरेली निवासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए है, क्योंकि ऐसे ही जो हमारे जो जवान हैं, जो वीर जवान हैं, वो हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। किस तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कई सारे ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही वीर जवान, उन जवानों की वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं। और अगर इस तरीके के कार्य पुलिस के द्वारा किया जाए, ऐसा ही स्वागत हर एक जवान का किया जाए जो कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। आज हम और आप, ये चाहे पूरा देश चैन की नींद अगर सोता है तो केवल इन जवानों की वजह से है। ये अपने आप में हर उस संकट से आपको दूर करते हैं, भले ही खुद संकट में आ जाते हैं। आपने बताया कि किस तरीके से वो घायल भी हो गए थे, उनके सीनियर से उन्हें कमांड किया, उन्हें आदेशित किया कि आप वापस चले आइए, लेकिन उसके बावजूद घायल होते हुए भी इन्होंने उन नापाक इरादों को किस तरीके से नाबूद करने का काम किया है, वो साफ तौर पर वो खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं। यही जवान है, ये साफ तौर पर ये देखें, पाकिस्तान की भी सेना और तमाम जो उनके आतंकवादी संगठन है, ये देखें कि क्या हमारे जो जवान हैं वो किस तरीके से हौसला लेकर के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, सीमा पर खड़े होते हैं। और अगर आप इस तरीके से नापाक हरकत करेंगे तो अपने पाक इरादों से आपकी नापाक जमीन पर आपको ही धूल चटाने का काम हमारी जो सेना है और उनके जवान है वो करते हुए नजर आएंगे। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और ऐसी तस्वीरें आप लगातार लेकर के आते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो अपने आप में उन दिल को सुकून पहुंचाने वाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हम बताना चाहें, हम हरदोई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है कल रात को 1:30 बजे मेरा फोन आया था कि यहाँ पर ऑटो को लेकर बहुत समस्याएं हैं। तो आज हम रेलवे प्लेटफॉर्म को समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी यहाँ पर कोई ट्रेन आती है, यहाँ ऑटो की लाइन लग जाती है, जिससे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कभी भी ट्रेन भी छूट जाती है उस ऑटो को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक भी कोई कर्मी नजर नहीं दिखाई देता है और न यहाँ पर कोई कर्मचारी दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात हम ये करें, यहाँ पर जितने भी यात्री पैसेंजर बैठे हुए हैं, इस हाल में एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। अधिकारी तो एसी में बैठे हैं, गाड़ी में भी एसी लगी हुई है, एसी में चलते हैं, एसी टहलते हैं। लेकिन ये पब्लिक जो है, कहीं ना कहीं अगर बात करें इस पब्लिक के लिए,
तो इसमें जो है गर्मी में जूझने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारियों की नजर नहीं जा रही है। हम आपको ध्यान देखिए, ये पूरा हाल है, पूरा हाल पर हम आपको देखिए, कहीं भी पंखा नहीं लगा हुआ है और ये पब्लिक बैठी है, पूरी पब्लिक पब्लिक भी देखेगा, ये सब पब्लिक बैठी हुई है, ये बिना पंखों के सारे। प्लेटफॉर्म टिकट लिया जाता है, प्लेटफॉर्म टिकट लिया जाता है कि अगर कोई यात्री आता है उसके साथ, तो उसके घर परिवार रिश्तेदार नातेदार जो भी आते हैं, अगर वो जाते हैं तो उसी के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म टिकट हो, प्लेटफॉर्म टिकट का मतलब है सुविधा शुल्क। और अगर सुविधा शुल्क लिया जा रहा है किसी भी रूप में, तो क्या कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? बहुत बड़ा मसला आपने उठाया है, क्योंकि अगर इस तरीके से वहां पर हॉल है और आपने तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, जो हम लोग देख भी पा रहे हैं कि एक भी पंखा नहीं है। अगर पंखा ही नहीं है तो इस गर्मी में कैसे वहां पर जो लोग आ रहे होंगे उनको गर्मी से राहत मिलेगी? और अगर सुविधा शुल्क लिया जाता है प्लेटफॉर्म के रूप में, प्लेटफॉर्म टिकट के रूप में, या भीड़ को कम करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर रहे, भीड़ ना आए, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सुविधा तो मिलनी चाहिए। और तमाम स्टेशनों को कायाकल्प हुआ है, और जैसा कि मैं तस्वीरों में भी देख पा रहा हूँ कि ये साफ सफाई नजर आ रही है, पर पंखे की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पे बहुत वाजिब चीज उठाई है, बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कोई वहां पे अधिकारी है तो अगर पूछिए कि आखिरकार क्या वजह है कि आपने यहाँ पर पंखा नहीं लगाया, वो क्या बताते हैं, जरूर पूछने का। अगर मैं बताना चाहूंगा एक बात और, यहाँ पर पंखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्या है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक भी जो नल लगे हुए नल सारे बंद पड़े हुए हैं और पानी की भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जो कोई काउंटर अंदर एसी में बैठ के टिकट सब बांट रहे हैं, और उधर जो जो काउंटर है वहाँ सब एसी रूम में बैठे, लेकिन यहाँ पर न तो कोई पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो यहाँ पब्लिक है, ये बिना पानी के ही जूझ रही है, लेकिन उधर भी कहीं नहीं जा रहा। पंखा प्लस पानी का गर्मी के मतलब मूलभूत चीजों में शामिल है। पानी तो कम से कम वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, और तमाम ऐसी व्यवस्था की जाती है कि देखिए, हर आदमी स्टेशन पे पहुंचने वाला 20 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकता, और तमाम जगहों पर इस तरीके से 5 रुपए में पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। चलिए 5 रुपए की व्यवस्था, किसी के पास अगर प्यास लगी हो और व्यवस्था नहीं है, वहां पर पानी की भी नहीं है, तो बहुत बड़ी कमी है ये। स्टेशन मास्टर से पूछिए आखिरकार कि वहां पर ना तो पंखा है और ना ही पानी है, जल में आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्था है, तो अगर आम जो यात्री हैं जब वो पहुंचते होंगे स्टेशन पर अपने अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो क्या उनके पास इस मूलभूत, आज की डेट में इतनी गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में पानी की जरूरत पड़ती है, पंखा अगर आपने नहीं लगाया, लाइट नहीं है, उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी ट्रेनें लेट होती हैं, कई यात्री घंटों तक स्टेशन पर बैठे रहते हैं, और अगर पंखा और पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो इस गर्मी में किस तरीके से वो अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आएंगे? अभी हाल फिलहाल की घटना है, मैं राजधानी को देख रहा था, राजधानी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, तो हो सकता है कई ऐसी ट्रेन ऐसी भी चल रही हो जो इस वक्त लेट भी चल रही हो, और अगर वहां पे पानी उपलब्ध नहीं होगा, पंखा उपलब्ध नहीं होगा, तो इस गर्मी में कैसे राहत मिलेगी लोगों को? आदमी तो डिहाइड्रेशन के चक्कर में बीमार पड़ जाएगा, अगर अपने गंतव्य तक पहुंच कैसे पाएगा वो? अगर ये आपने स्टेशन मास्टर को लेकर एक अभी बात की कि आप उनसे बात करिए, अब अगर आप उनकी बात करें तो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आने से टकराते हैं। आखिर क्या वजह है कि वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, लेकिन वो मीडिया के सामने चाहे सीटी हो चाहे यहाँ कोई भी अधिकारी हो, मीडिया के सामने कोई बात देना नहीं चाहता है, ना मीडिया से बात करना चाहता है। अरे मीडिया से आप बात थोड़ा ना करने, हम आपके हालचाल थोड़ा ना लेने आए कि आप बताइए आप ठीक है नहीं ठीक है, चाय पानी पूछने आए क्या आपसे कि चाय पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे? आपसे हमने पूछा है जनता के हित के लिए सवाल, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति है तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? अब उसका नाम बता दीजिए, उससे जाके बात करेंगे हम। कम से कम ये सारी चीजें आदमी, जिम्मेदारी अगर आपके कंधों पर है, आप स्टेशन के मास्टर हैं, और कोई और आपसे उच्च अधिकारी हो जो इस बारे में बोल सकता है, जो उससे बात कर लेते हैं, उससे पूछ लीजिए। अगर कोई और अधिकारी हो उनसे पूछिए कि आखिरकार इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर, ना तो पानी की वहां पे कोई व्यवस्था की गई है, जल की व्यवस्था ही नहीं है, पंखा लगा ही नहीं है। अगर ट्रेन का सौंदर्यीकरण हो रहा है और स्टेशन का, माफ कीजिएगा, स्टेशन का, तो कम से कम वहां पर इस तरीके की व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। इतने हजारों यात्री लगातार वहां पर स्टेशन पे पहुंचते हैं अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए, और अगर वहां पर ये मूलभूत सुविधा ही नहीं होगी आम लोगों के लिए, कहते जरूरत की इसमें क्या है भाई? गर्मी है, प्यास लगेगी ही लगेगी, क्या जरूरी हर बार क्या बोतल का पानी उपलब्ध होकर के वो पिएगा? वहां पर वाटर प्योरीफायर लगने चाहिए थे, नहीं लगे हैं, तो क्यों नहीं लगे हैं? और अगर नल है तो उसमें पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? तमाम चीजें है ना, एक ही चीज थोड़ी ना है।
तो कम से कम इस सारी चीजों का जो तार होता है कहीं ना कहीं जो जुड़ाव होता है वो एक जनता से जुड़ा होता है, और हम जनता के ही सवाल उठाते हैं। हम अपने घर के लिए नहीं आए कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है या हमारे घर में कोई असुविधा है उसके लिए आपके पास आए। हम तो जनता से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपके पास आए, तो कम से कम उसका जवाब तो दीजिए। और अगर आप नहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं या आधिकारिक रूप से आप बयान नहीं दे सकते, तो जो आधिकारिक रूप से बयान देता है उसको बताइए, उससे जाकर के पूछें। कम से कम जो चीजें हैं उसको दुरुस्त तो कीजिए, सही तो कीजिए, समाधान तो कीजिए इस कमियों का, कि केवल ये कह देंगे हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। अगर जी मैं बताना चाहूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ की एक खबर खंडक में उठाई थी, तो उसको लेकर जब मैं वहाँ स्टेशन मास्टर साहब पहुंचा, उस सवाल को लेकर उन्होंने सीएम से कहा आप आरएम से जाके ये सवाल पूछ लीजिएगा। जब हम आरएम के ऑफिस में तो उन्होंने सीधे बोला कि ऐसा हम इसके उत्तर दायित्व नहीं है। हमने पूछा सर आप अगर आप नहीं है तो हम किसके पास जाए, तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जाकर पल्ला झाड़ दिया। देखिए टाल मटोल का ही रवैया है और एक दूसरे के, लेकिन कम से कम अगर ठीक मान लेते हैं आप जवाब नहीं दे सकते, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कोई नया अधिकारी आया, उससे पहले किसी का ट्रांसफर हो गया। बहुत सारे अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ एक दुविधा भी है कि वो कभी ट्रांसफर होकर ट्रांसफर पोस्टिंग में बदल जाता है चार्ज, तो उससे पहले किसने क्या किया, अगर वो कुछ बोलेंगे और कुछ उल्टा निकल गया तो उनके ऊपर ही गाज गिर जाती है। तो लोग इससे बचना भी चाहते हैं, लेकिन अगर हमने ही आपको इत्तला कर दिया, बता दिया आपको, कम से कम उस चीज तो कराइए। एक बहुत बड़ी समस्या है ये, इस गर्मी के सीजन में लगातार देखिए किस तरीके से सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं, और अगर पंखे की व्यवस्था नहीं, इस गर्मी में लू के थपेड़े चल रहे हैं, टेम्परेचर 42-43 डिग्री पहुंच गया है, हालात कितने असामान्य हो चुके हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से आम जनमानस आम चीजों के लिए अगर चलतेगा तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आपने वहां पर क्या दिक्कतें हैं उसको कम से कम दूर करने के लिए कोई प्रयास किया है, नहीं किया है। आदर्श जरूर बात कीजिएगा वहां पे अधिकारियों से और पूछिएगा कि आखिरकार कब तक जो यहाँ पर जो समस्या है इसका समाधान किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से आदर्श दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जो मूलभूत सुविधा है वो भी स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है, कायाकल्प हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हो रही है कि स्टेशन का पूरा रूप ही बदल जा रहा है। तमाम एक्सीलेटर से लेकर के तमाम चीजें लग रही है, लिफ्ट तक लग रही है, लेकिन मूलभूत चीजों में आती है पानी के लिए नल व्यवस्था, वाटर प्योरीफायर की व्यवस्था, पंखे, अगर वहां लोग बैठे हुए हैं तो कम से कम इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और आपको खबर बताते हैं, बिजलीकरण जो बिजली के निजीकरण का जो लगातार विरोध चल रहा है, इसको लेकर के जो तमाम कर्मचारी संगठन है, अब कभी न कभी जो विद्युत कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो डेट निकल करके करीब 8 जुलाई ऐसी बातें सामने निकल करके आ रही हैं, और इसके विरोध में, क्योंकि जो यहाँ उत्तर प्रदेश में निजीकरण की बात हो रही है उसको लेकर के अब जो तमाम जो सरकारी संगठन है, विद्युत कर्मचारी संगठन, वो अब कार्य बहिष्कार की लगातार धमकी दे रहा है और नेशनल लेवल पर अब इस चीज को उठाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ कार्य बहिष्कार की बात की जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसा अगर होता है तो तमाम जो यहाँ के जनमानस है, जो आम लोग हैं, इनको दिक्कत होगी। तो इसलिए सरकार को देखना चाहिए और जरूरी कदम जो भी हो, जो भी जरूरी उपाय हो, जो भी इनकी समस्या हो उसका समाधान जरूर करें और कम से कम आम जनता को कोई दिक्कत ना हो इसका भी विशेष ख्याल रखें। क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर इस तरीके से ये संगठन अगर हड़ताल करेंगे या कार्य बहिष्कार करेंगे, जिस तरीके की चेतावनी इससे पहले भी तमाम यूपी के जो संगठन थे विद्युत कर्मचारी, उन्होंने कहा था कार्य बहिष्कार करेंगे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट निर्देशित किया था कि अगर आप ऐसा करते तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जिसके बाद जो संगठन थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। फिलहाल एक बार फिर से जो तमाम चीजें हैं निकल करके सामने आ रही कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति होगी और निजीकरण के विरोध में अगर कर्मचारी संगठन एकत्रित होते हैं और कार्य बहिष्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी समस्या होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तमाम जगहों पर अगर हम लोग खुद भी देखते हैं कि कई घंटों समस्या झेलनी पड़ती है जो आम नागरिक है। कहीं पोल गिर जा रहा है, आंधी पानी में, अभी हाल फिलहाल में जब आंधी आई, बरसात आती है तो आपने देखोगे जगह जगह पोल उखड़ जाते हैं, जो वायर्स होते हैं नीचे गिर जाते हैं। अगर ऐसे में ये लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और तमाम लोग अगर इसी तरीके से हड़ताल पर जाने लगेंगे तो समस्याएं बड़ी विकट हो जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ निर्भर है विद्युत पर। और ऐसे में अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए सरकार को इसको लेकर के जो भी जरूरी उपाय हो उसको जरूर करना चाहिए और इन संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से या कर्मचारी नेताओं से, जो भी इनके संगठन के नेता हैं उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता, विकल्प जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में ये जो असुविधा या कहते दुविधा या कहते परेशानी जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता जरूर झेलेगी इस गर्मी के मौसम में। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से?
जी अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में आज भारी आकाश के साथ फिर से जुड़ेंगे। एक और चीज आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण ये है कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बिजली की डिमांड है, जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में करीब 32,000 मेगावाट की जरूरत है और लगातार ये बढ़ती जा रही। करीब 30 से 31,000 मेगावाट तक जो मांग है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 32,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को है और लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत अब गर्मी ने एक जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। ये जरूर राहत की बात सुनने में आ रही है कि 3 से 4 दिनों के भीतर ही मानसून यहाँ पर दस्तक दे देगा और जिसके बाद पारा 3 से 4 डिग्री नीचे चला जाएगा। लेकिन ये 42-43 का जो पारा है, ये फील जो करा रहा है, एहसास जो करा रहा है, वो करीब 48 से 50 डिग्री सेल्सियस का एहसास करा रहा है। ऐसे में लोगों को राहत के लिए बिजली की बेहद जरूरत है और इसीलिए वो एसी के उपकरण और तमाम जो बिजली से चलने वाले उपकरण, उसकी भारी मांग है और इसी कारण लगातार जो मेगावाट की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, वो बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है करीब 32,000 मेगावाट की जरूरत उत्तर प्रदेश को है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम उपकरण है चल रहे हैं और सभी लोग इस गर्मी से बचने के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो डिमांड अपने आप में बहुत अपने हाई स्तर तक पहुंच जाती है और यही कारण है कि लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। एक और खबर है कि जिस तरीके से कल देखने को मिला कि गाजीपुर में सोनम ने, जो कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब बताई जा रही है कि आरोपी हैं और मेघालय पुलिस ये बार-बार कह रही है कि यही पूरे मसले की जो ये मास्टरमाइंड है वो सोनम ही है। इनके ही द्वारा ये पूरा का पूरा जो घटना है उसको रचा गया। इसकी जो प्लानिंग की गई वो पहले से प्लानिंग की गई थी और बार-बार वहां की जो पुलिस है वो कह रही है कि इतने लाख पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर दाग लग रहे थे, हमारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में मेघालय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और सोनम की वजह से मेघालय का भी नाम खराब हो रहा था। लेकिन हाल फिलहाल अब मेघालय पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पे लेके जा रही है और अब पूछताछ करेगी। साथ ही साथ और जो भी लोग थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा। दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके परिवार वाले भी दावे कर रहे हैं कि वो मुख्य आरोपी नहीं है और सोनम के पिता भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सॉरी, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन दावों की असली सच्चाई तभी आएगी जब पुलिस इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल करेगी, ट्रांजिट रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद जो तमाम जो चीजें घटना घटित हुई, कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इतने दिनों तक कहाँ कहाँ वो लोग रुके, कौन कौन लोगों ने उनकी मदद की, तमाम ऐसी चीजें। क्योंकि अब सहयोगियों पर भी जांच करने की लगभग बातें सामने आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में कौन से लोगों को पुलिस आरोपी बनाती है और पूरी जो सच्चाई है तो कब तक जनता के सामने, देश के सामने। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के नक्कादाना पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो है वो नगर पालिका के ईओ का ऑफिस था, जो काफी समय पुराना था। उसको लेकर यहाँ पर एक नोटिस भी कर दिया गया था, जिसमें आज 10 तारीख का समय दिया गया था। मगर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी इस कार्यालय को नहीं खाली किया गया है। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी भी हैं, एसडीएम भी हैं, सीओ सिटी भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार खाली कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये तो आकाश, अगर प्रशासन ने जमीन को खाली कराने के लिए दिया है, अगर जमीन के क्या कागजात हैं, जिला जो भी ऑफिस बना है उनके पास, क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? ये दबंगई चल रही है क्या कि खाली नहीं करेंगे? अगर उनके पास कागजात है तो प्रशासन को दिखाएं, कोर्ट में जाए। अगर प्रशासन कह रहा है कि अगर आपकी जमीन नहीं है तो खाली करने में दिक्कत क्या हो रही है? जी आखिर जी, आपको बताना चाहेंगे ये नगर पालिका का ईओ का ऑफिस है, जो काफी समय से समाजवादी पार्टी के समय से यहाँ पर सरकार में ये लोग जो ऑफिस में अपना कार्यालय चला रहे थे। अब जानकारी ये मिली है लगभग 20-25 सालों से ये ऑफिस चल रहा था और यहाँ पर आज जो है भारी भीड़ इकट्ठी हुई है और यहाँ पर कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार वार्तालाप हो रही है। कहीं ईओ से भी बात हो रही है, सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात हो रही है, कई अधिकारियों से लगातार जो बात हो रही है। बात होने के बावजूद भी अभी यहाँ पर बाहरी पुलिस बल मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो कार्यालय के लिए खाली करने के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं, आगे देखने वाली ये बात होगी जिस तरीके से क्या इस सरकार जो है कार्यालय खाली कराने में प्रशासन कितना सफल होगा। आकाश, एक सवाल है
ठीक है, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो दावे कर रहे हैं उनकी जमीन है, तो क्या कागजात उनके पास है? क्या उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है? ये भी आईबीसी के दर्शकों को जरा बताइए, क्यों नहीं खाली कर रहे हैं वो? आकाश देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से 20 से 25 सालों से वहां पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस खुला है और नगर पालिका के ईओ का ऑफिस है, वो दफ्तर है, वो जो भी जगह है, उसको खाली करने के लिए पूरा प्रशासन की टीम वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 20 से 25 साल हो जाते हैं। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार होती, माना जा सकता है कि वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके कार्यकाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद करीब 8 साल पूरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। उसके बावजूद भी 8 साल बाद नगर पालिका के ईओ का दफ्तर वो बताया जा रहा है और जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची उसे खाली कराने के लिए, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है। उसके बावजूद भी अगर खाली नहीं करा पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये चीजें सही हैं? अगर आपने किसी दफ्तर को अपना एक कार्यालय बना लिया, सरकारी जमीन पर अपनी चीज बना ली और अगर सरकार अपनी जमीन वापस लेने जाएगी तो आप वहां पर खाली नहीं करेंगे? किस तरीके का मैसेज देने का काम करें? अगर आपके पास कागज हैं तो आप कोर्ट पहुंचिए, कोर्ट में जाइए और कोर्ट में अपनी चीजें बात को रखिए कि ये मेरे पास कागज हैं। आपकी जमीन पर जबरदस्ती ऐसा तो नहीं होगा कि जिला प्रशासन आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। अगर कब्जा कर रहा है तो कोर्ट पे जाकर के आपको स्टे मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई वैध कागजात नहीं है, जिला प्रशासन के कागजात है और अगर आपके पास कोई वैध कागजात नहीं है, ऐसे में आप वहां पर जबरदस्ती अड़े रहना चाहते हैं और जिला प्रशासन की टीम को परेशान करना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार गए हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी को, बीजेपी की शासन में करीब 8 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी एक जगह पे पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का दफ्तर चल रहा है और तो और वो नगर पालिका के ईओ का दफ्तर है वहां पर। तो अगर वहां के लोगों को ही अपनी जमीन के बारे में पता नहीं तो बहुत बड़ा सवाल है। तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जब वहां पर कॉलोनियां बस जाती हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विकसित आवासीय कॉलोनी बन जाती है, तब नगर पालिका नगर निगम की टीम, आवास विकास की टीम, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम या और विकास प्राधिकरणों की टीम आती है और बताती है ये जमीन हमारी है। सबसे बड़ी बात है कि उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है। रजिस्ट्री के बाद लोग वहां पर बिजली का कनेक्शन भी ले लेते हैं, हाउस टैक्स भरने लगते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद, यहां तक कि लोन भी ले लेते हैं और ईएमआई भी पेमेंट करते रहते हैं। उसके बावजूद भी वहां पर ये सारे कुछ हो जाने के बाद वहां पर ये जो तमाम जो सरकारी विभाग के जो सोए हुए अफसर हैं वो पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये जमीन हमारी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस बिल्डर ने, जिस प्लॉटिंग करने वाले प्लॉटर ने उस जमीन को बेच दिया है, जो जनता ने गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से उस जमीन को खरीदा, उसमें अपना मकान बनाया, आशियाना बनाया है, उसके बाद उस पर कानूनी पचड़े में फंसता है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है और ये लोग बाद में अपने दावे पेश करने आते हैं कि हमारी जमीन है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप काम शुरू होते ही उस चीज पर पता लगा लें या फिर रजिस्ट्री, जहां रजिस्ट्री कार्यालय होती है, जहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है, वहां पर भी ऐसी कोई चीजें लिख दे कि अगर ये रजिस्ट्री हो रही है तो ये गलत हो रही है, ये जमीन हमारी, आपकी नहीं, सरकार की, कुछ ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए। पूरा प्रशासनिक अमला सब कुछ आप करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की तमाम चीजें सामने आती हैं कि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है और जब आप उसे खाली कराने के लिए पहुंचते हैं तो तमाम लाठी डंडे पत्थरों से बरसात होती है, एक दूसरी तरफ से पत्थर चल रहे होते हैं और आप पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर लोगों को हटा रहे होते हैं। इस तरीके की स्थितियां नौबत क्यों पैदा होती है, इसके बारे में भी जरूर सरकारी कर्मचारियों को जरूर विचार विमर्श करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी स्थितियां पैदा ना हो। इसके लिए जो जरूरी कदम हो वो उठाए जाए कि इससे आने वाले समय में इस तरीके की चीजों को रोका जा सके। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? देखन अगर संभल की बात करें तो हम इस समय हैं कल्की मंदिर पर, जहां पर कल्की मंदिर का निर्माण होने वाला है। और आपको बता दें कि लंबे संघर्ष के चलते हुए कोर्ट का आदेश आया था कल्की मंदिर के निर्माण के लिए, जिसको कोर्ट से आदेश मिला था, जिस पर के यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद में यहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो कि ये लगभग 21 फुट की खुदाई करने के बाद में इसका शिलान्यास रखा जाएगा। और आज 11 बज चुके हैं, 11 बजे का प्रोग्राम था, प्रोग्राम में थोड़ी देरी हो चुकी है और आज जो है यहाँ पर भूमि पूजन गर्भगृह की स्थापना की जाएगी, जिसमें राजस्थान से जो गुलाबी पत्थर मंगवाए गए थे, जिस तरह की राम मंदिर भव्य तरीके से बना था, उसी के आधार पर यहाँ पर भी एक कल्की मंदिर जो है बनवाया जा रहा है। और जो शिलान्यास है, करीब 100 क्विंटल की शिला है, आज वो यहाँ पर स्थापित की जाएंगी अखंड।
बिल्कुल अनिल, क्योंकि देखिए एक बहुत ही अलग ही स्थान है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, सूबे के मुखिया वहां पर मौजूद थे और अब जिस तरीके से रास्ता साफ हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद, तो कहीं न कहीं वहां पर जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जाएंगी और एक अलग ही भव्य मंदिर बन करके वहां पे तैयार होगा। तो अपने आप में एक अलग एक धाम वहां पर तमाम श्रद्धालुओं के लिए वहां पर खुल जाएगा, जहां पर वो जा करके अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। अनिल, संभल में एक और चीज भी है कि हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले जो बिजली को लेकर के जो वहां के सांसद है उनको राहत दी थी। क्या अब जो सरकारी विभाग है, जो बिजली विभाग है, क्या उसने कोई तैयारी कर रखी है कि उनके ऊपर फिर से कोई नया चीज लेकर के सामने आए? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने दोषी बनाने का काम किया था, लेकिन हाईकोर्ट से जरूर राहत मिली है उनको। जखंड अब बिजली विभाग का अभी फिलहाल इस तरह की कोई रणनीति नहीं है सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर, जो कि मुआवजा उन पर जुर्माना लगाया गया था 1,91,00,000 का, जिसके चलते हाई कोर्ट से उनको मात्र 6 लाख रुपए जमा करके ही उनको राहत मिल गई है। और अब ऐसा अभी बिजली विभाग की तरफ से इस तरह की कोई रणनीति, कोई वो नहीं है जो आगे की और कार्रवाई कर जाए। बहरहाल तो उस इलाके में जो है चेकिंग की जा रही है, दीपा सराय हो, चाहे वो हिंदपुरा खेड़ा हो या फिर वो नखाता हो, सराय तरीन हो, सभी जगह चेकिंग अभियान जारी है। अखंड अनिल, एक सवाल इस पे उठेगा, देखिए सवाल उठना भी चाहिए कि देखिए आम नागरिक जब किसी तरीके से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भारी भरकम फाइन लगाया जाता है। मान लीजिए उसके ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी लगाया जाता है, भारी भरकम फाइन लगाया जाता है। अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो शायद तभी वो कटिया लगा करके चोरी करता हुआ बिजली यूज करता है। लेकिन एक सांसद, जनता का प्रतिनिधि, जिसके ऊपर 1,91,00,000 जैसा कि आप बता रहे हैं बिजली विभाग ने उनके ऊपर लगाया था और महज 6 लाख रुपए में ही उनको राहत मिल गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या तमाम जो जनता है जिसके ऊपर इस तरीके के फाइन बिजली विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, तो क्या उनको भी इसी तरीके की कुछ राहत मिलेगी कोर्ट के माध्यम से, चाहे कहीं से भी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइन होते हैं जो लगाए जाते हैं आम जनता के ऊपर जब ये लोग पकड़े जाते हैं और बहुत छोटे लोग होते हैं, उनके लिए छोटा सा भी अमाउंट मैनेज कर पाना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। तो क्या ये सिस्टम है कि आम और खास के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है? आम के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग है और खास के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग है। हम तो पेनल्टी, एक आम आदमी जो पेनल्टी लगती है मीटर पे, जो लोड एक्स्ट्रा होता है उसको भी नहीं छुड़वा सकता। अगर आप उसमें भी कैलकुलेट करोगे, अगर 3 किलोवाट का कनेक्शन है और अगर आपका लोड 5 किलोवाट दिखा रहा है तो एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में लगता है और उसको बिल में जोड़ा जाता है, उसको भी माफ नहीं करा सकते। तो अगर सांसद के खिलाफ इस तरीके से बिजली विभाग ने चोरी की नोटिस अगर उसको थमाई थी, उसके बाद महज 6 लाख रुपए में ही वो बचकर निकल के चले जाते हैं, तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्या आम जनता के ऊपर भी जिस तरीके से बिजली विभाग फाइन लगाता है, तो क्या वो भी इस आगे चल करके ऐसे कोई रास्ते अपना करके वो भी अपने फाइन को बहुत कम करा सकती है, या कोई ऐसा प्रावधान है कि बड़े से फाइन को आप छोटे में ही तब्दील करा सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या बिजली विभाग में कोई व्यवस्था? जखंड उसको लेकर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बिजली विभाग को लेकर इस तरह की कोई व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि देखना ये है, इतनी बड़ी अमाउंट जो जुर्माना लगाया गया था 1,91,00,000 का, और मात्र 6 लाख रुपए में निपट जाता है। जबकि अगर किसी गरीब की देखते हैं तो गरीब से जो है बिजली विभाग पूरी वसूली करता है, उसके लिए कोई छूट, कोई राहत नहीं मिल पाती। और देखना एक बात भी है, सवाल वैसे बिजली विभाग पर भी एक खड़ा होता है कि जो आसपास के घर हैं या जो क्षेत्र हैं उनमें अगर देखा जाए जो मीटर की चेकिंग हुई थी, तो क्या बिजली विभाग इतने लंबे समय से कौन सी नींद में सो रहा था कि जो कि अभी तक इतने सालों से कि जियाउर रहमान सांसद के मीटर की रीडिंग अभी तक चेक नहीं हुई? क्यों रीडिंग 0 आई? क्या पहले कोई उनके घर पर चेकिंग के लिए नहीं गया? क्यों इस तरह की बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही की गई? लंबा समय था बहुत, इतने समय में बिजली विभाग को बीच में चेकिंग के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी क्या बात रही कि जो सब कुछ काम ना आए इतनी देर के, इतने समय, लंबे समय के बाद में जो देखने को मिला कि मीटर में जो है रीडिंग 0 है। अखंड अनिल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही हाल उन तमाम आम लोगों के लिए भी है कि जिनके ऊपर इस तरीके की चोरी या तमाम चीजें लगती हैं, उनके यहाँ भी बिजली विभाग ऐसे ही जाता है और वो भी लंबे अरसे बाद पहुंचता है। तमाम ऐसी एप्लीकेशन है, अगर आप वहां पर देखेंगे तो बिजली विभाग क्या काम करता है सबने देखा है। एप्लीकेशन का भंडार होगा वहां पर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। तो तमाम ऐसी चीजें, बिल्कुल सही बात है कि बिजली विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि और तमाम लोग। लेकिन ये आम और खास का जो बीच गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप ना, कि गरीब आदमी से पूरी वसूली हो जाती है, लेकिन खास आदमी से वसूली के लिए तमाम चीजें जो पेच होते हैं ना लगा करके बच जाना,
तो अपराधी को बचाना हो तो किसी बड़े वकील के पास चले जाइए, वो सजा से बच जाएगा। वो ऐसी चीजें मैं आपको बता देगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आम और खास के बीच का साफ तौर पर जो गैप है, डिफरेंस है, वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से खास के लिए नियम कुछ अलग है अगर वो बड़ा किसी मामले में फंसता है, क्योंकि बिजली विभाग इतना बड़ा भी वो नहीं होगा कि वो अगर 1,91,00,000 या जितने भी अमाउंट की उसने वसूली का वहां पर बिजली चोरी का वो दिया था, तो ऐसे नहीं दिया होगा। उसके पीछे कोई ना कोई आधार जरूर होगा कि उसके पता है कहीं ना कहीं कुछ जाना है, लेकिन बच गए। फिलहाल ये जरूर है, ये सभी के लिए है कि इस देश में नियम और कायदे कानून कैसे कैसे चलते हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आम और खास में अगर यही कोई आम आदमी होता तो बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटते काटते शायद उसके जो पैरों के जो चप्पल हैं, जूते, वो भी घिस जाते और शायद काम होता या नहीं होता वो बात का होता, और जो पेनल्टी लगाई गई होती शायद वो पूरी पूरी वसूल ली जाती। वो कोर्ट पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, यहां तक की नौबत आती नहीं आती, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन तो बच जाते हैं हमारे देश में, ये इस तरीके की एक बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी खड़ा नहीं कर रहा हूं कटघरे में, लेकिन सवाल यही है कि ऐसा सिस्टम क्यों है, सबके लिए सिस्टम एक बराबर क्यों नहीं है? अगर ये सिस्टम गलत है तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर नहीं की गई है तो कब तक की जाएगी, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल, इस तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।